हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गूगल केमिस्ट्री। एंड आज इलेक्ट्रोस्टैट का नेक्स्ट पार्ट, जैसा कि कल हमने बात किया था बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट पोर्शन में उसके बेसिक डिस्कवरी ऑफ चार्ज के बारे में, तो सारी टॉपिक मैंने कंक्लूड किया था। आज हम चार्ज से वंस अगेन कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने यही कहा था कि कल हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। तो एग्जैक्टली चार्ज से स्टार्ट करते हैं और आज बहुत सारे बेसिक पॉइंट को यहाँ भी इंक्लूड करेंगे। तो देखो, व्हाट इज़ चार्ज। अब एग्जैक्टली यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ और फाइनली इसको डिराइव करते हैं। व्हाट इज़ चार्ज, तो पहले व्हाट इज़ का जवाब दे देता हूँ, फिर इसके बारे में आगे चलते हैं। देखो, चार्ज क्या है। इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कह दो या मैटर कह दो, जो भी कह दो, ठीक, दोनों का मतलब सेम, मैटर। और अगर इसको कहना चाहें तो विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। बस ये इतना बेसिक बहुत सफिशिएंट है भाई। एक शब्दों में अगर क्लियर कहूँ तो इट इज़ ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ऑलरेडी मैंने इस बात को यही कहा था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है आंतरिक गुण, किसी भी मैटर का आंतरिक गुण है। मतलब चार्ज को आप एग्जैक्टली व्हाट इज चार्ज डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। मतलब आवेश जो है, जो चार्ज है, वो किसी मैटर का इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। बट हम क्या कहेंगे, इसीलिए इसको टर्म यूज़ करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी करता क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी करता क्या है जो हम चार्ज रीड कर रहे हैं। विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। मतलब अगर कहीं पर मटेरियल पर चार्ज है, अगर कहीं किसी मटेरियल पर चार्ज है, तो ये तो 100% श्योर है कि ये राइज करेगा। राइज इन द सेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बढ़ा देगा उन दो सब्सटेंस के बीच। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। मतलब कुल मिला के अगर कहीं चार्ज है तो वो बेसिकली अपने आप को कैसे डिफाइन करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तहत दिखाई देगा। तो ये डेफिनेशन के लिए बहुत सफिशिएंट है। अब जरा इसका बेसिक और पॉइंट बात कर लेते हैं, जो कि आप सभी को पता होता है। चार्ज को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल क्लियर है। और चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज कूलॉम होता है, कूलॉम। अब इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से, ठीक है। ये दो बातें आप नोट डाउन करके इसको रिमेंबर रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट था। अब आगे चलते हैं। तो भाई अगर हम चार्ज को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है ये डिफाइन ही नहीं है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो हम करें क्या, इसके प्रॉपर्टी को रीड करें। तो चलिए अब इसके प्रॉपर्टी को समझते हैं। आखिर हम कैसे जाने कि कहीं पर चार्ज है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर अब हम आपसे ये क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कैसे हम जाने कहीं पर चार्ज है, तो चलिए अब उसके हम बेसिक प्रॉपर्टी को जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये खुद को रिप्रेजेंट करेगा कि मैं एक चार्ज हूँ, मतलब मैं एक चार्ज हूँ। तो चलिए देखिए कैसे। एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पर चार्ज होगा तो 100% श्योर है वहाँ पे एक अलग रीजन होगा, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन पाया जाएगा। रीजन, स्पेसिफिक रीजन का मतलब क्या है, एक आपको स्पेशल प्लेस दिख जाएगा जो अपने प्लेस के आधार पे स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल सराउंडिंग ऐसा क्रिएट कर देगा जहाँ पे आपको ये फील होगा कि कंपेरिजन टू अदर स्पेस या कंपेरिजन टू अदर सराउंडिंग, यहाँ पर एक डिफरेंट सराउंडिंग क्रिएट हुआ है। मतलब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर कहीं पर चार्ज आप रख देते हो, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव या फॉर एग्जांपल निगेटिव, तो इसके आसपास एक स्पेसिफिक रीजन क्रिएट हो जाता है, एक स्पेसिफिक रीजन क्रिएट हो जाता है। और वो क्रिएट इस बात को प्रूफ करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कहीं पर कहीं ना कहीं चार्ज है। पहली बात है, ठीक है। दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी, अगर कहीं पर चार्ज है तो ये 100% श्योर टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर कहीं पर चार्ज है तो वो अनदर चार्ज पर या फिर टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स क्रिएट करेगा। वो फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अगर कहीं पर भी किसी भी स्पेस में किसी भी रीजन में अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो चार्ज रखा हुआ है ना वो अनदर चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब कहोगे सर ये क्या है, तो इसको हम अपने जेन्युइन लाइफ में ऐसे समझते हैं कि अगर हमारा अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब दो सब्सटेंस के बीच या दो मैटर के बीच अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पर चार्ज रह रहा होगा, या फिर अगर उसके बीच रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा। ये दो चीज़ें। तीसरी पॉइंट, अगर कहीं पर चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो मैंने रीजन अराउंड अ चार्ज बोला था ना, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कहीं पर चार्ज रख दिया जाता है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन हो जाती है। भाई क्या क्या डिफाइन हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी, बेटा ये इतने बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिससे आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं चीज़ों को कि चार्ज कैसे हम पहचाने कि यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, बेसिक पॉइंट क्लियर। तो ये इतने बेसिक पॉइंट आप रिमेंबर रखिएगा, बाकी हैं बहुत सारे, अभी इसके और भी बिहेवियर है, बट इतने से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, बहुत सफिशिएंट है। लेकिन अब आपको एक बात बताता हूँ कि चार्ज की वेरी एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, जो चार्ज हमेशा शो करता है, बेटा आज फिर लिख दे रहा हूँ, 3 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखिएगा। 3 प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ये भाई इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैसा भी चार्ज होगा ये इस प्रॉपर्टी को ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा। क्या है वो 3 प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं आज ही एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। सबसे पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये हमारा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये 3 फैक्टर अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक कहानी को रिलेट करता हूँ, एक कहानी के थ्रू आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, इसको आगे डील करेंगे, बट इतना याद रखिएगा। अभी मैंने एक टर्म लिख लिया टेस्ट चार्ज, ये बातें हम आगे ही सीखेंगे, बट एक बार क्लास के बीच में बता देता हूँ। देखो टेस्ट चार्ज कुछ अलग चार्ज नहीं होता है, ये एक ऐसा चार्ज होता है जिसके ऊपर प्रैक्टिकल किया जाता है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, पोटेंशियल पढ़ते हैं, या एनर्जी पढ़ते हैं, या फिर फोर्स डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, तो एक ऐसा चार्ज बनाया गया है, उसका नाम होता है टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज के नाम से ही क्लियर होता है कि इस पर क्या हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, मतलब इस पर प्रैक्टिकल किया जाता है। ये एक ऐसा चार्ज होता है जिस पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है। और इसका स्वयं का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मतलब इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड, मतलब इसका स्वयं का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। और दूसरी चीज़, इट हैज़ नो एग्जैक्ट एनी चार्ज, इट हैज़ नो एग्जैक्ट नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज कह देता हूँ। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, इस लाइन का ये कहने का मतलब है कि जो टेस्ट चार्ज होता है, ये 3 बातें याद रखिएगा। एक तो प्रैक्टिकल किया जाता है, दूसरा इसका खुद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड। टेस्ट चार्ज का स्वयं का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1 कूलॉम, 2 कूलॉम, 3 कूलॉम, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड। और तीसरी चीज़ है, इट हैज़ नो एग्जैक्ट नेचर ऑफ चार्ज, मतलब इस टेस्ट चार्ज का स्पेसिफिक नेचर क्या है, मतलब क्या ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, क्या ये निगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ये बिल्कुल डिफाइन नहीं है। ठीक, यही मैं लिखा हूँ कि इट हैज़ नो एग्जैक्ट नेचर ऑफ चार्ज, मतलब इसका स्पेसिफिक नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो ये इतने फैक्ट इसके बारे में हैं। बट अब आपको एक वेरी एंड वेरी अमेजिंग फैक्ट बता देता हूँ। बट फिर भी हम फिज़िक्स में हम एज अ प्रैक्टिकल इस टेस्ट चार्ज को क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम एज पॉजिटिव,
देखो इसका मैं खुद कह रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ, डाटा वाइज 100% श्योर है, इसका कोई नेचर नहीं होता, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसका पर प्रैक्टिकल होता है। बट फिजिक्स में हम एज्यूम करते हैं इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ सम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, ये हम एज्यूम करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आपका लाइफ टाइम के लिए क्लियर, यही बात मैं आगे बताने वाला था जो कि आज के ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। इस टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, कहीं एग्जैक्टली लिखा नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आई होप हमने कल सारी चीज़ें डील किया था। अब मैं आपसे अगर ये पॉइंट कहता हूं कि चलो चार्ज के बारे में बेसिक प्रॉपर्टी समझ लिए, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लिए, प्रॉपर्टी को डिफाइन भी करेंगे, बट अब मैं 2 कदम पीछे चलता हूं अपने टॉपिक पे। चलिए कैसे सर? तो अगर मैं कहता हूं कि किसी बॉडी को चार्ज्ड कैसे कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। किसी बॉडी को हम चार्ज्ड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सिंगल डिस्कस करेंगे। कोई बॉडी कैसे चार्ज्ड किया जा सकता है। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है पहला, ये ऑलरेडी रीड हम कर चुके हैं, दो सब्सटेंस को रब करके हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज्ड कर सकते हैं, बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, सबसे बेसिक, बहुत अच्छे से बताया हूँ, क्लियरली रिपीट कर दे रहा हूँ। इसी को हम कहते थे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन टू सब्सटेंस rubbed with each other, then it will contain या it becomes some charged, this is called frictional electricity। दो ऑब्जेक्ट को लो, दो मटेरियल को लो, आपस में रब कर दो, तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सबसे आसान, सस्ता और टिकाऊ तरीका, जिसको हम एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप किसी चीज़ को मतलब चार्ज करना चाहते हो, तो बस दो ऑब्जेक्ट पकड़ो, रगड़ लो, कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक। चलिए ये सबसे बेसिक है। अब आगे आपको बताता हूँ। चार्ज करने का दूसरा फिनोमिना और भी है, थ्रू हीटिंग। देखो हीटिंग का मतलब क्या है, हीटिंग कहो या वर्क, मैंने बोला था ये चीज़ कल। अगर आप किसी मेटेलिक बॉडी को गर्म कर दो, हीट दे दो, भाई गैस चूल्हा लो, घर में गैस चूल्हा होते हैं, एक मेटल लो और मेटल को गैस पे रख दो, वो गर्म होने दो। आप हीट दे रहे हो ना बेटा, जब आप हीट दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद वो चार्ज कंटेन कर लेगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चार्ज कंटेन कर लेगा। कहोगे सर कैसे? तो चलिए अब इसका बेसिक फिनोमिना क्लियर करता हूँ। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कोई भी एटम, चलिए समझिएगा, कोई भी एटम जो होता है वो कैसे मिलके बना होता है भाई, बीच में होता है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यही आप पढ़े हो ना भाई। सेंटर में होता है न्यूक्लियस और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यही पाए जाते हैं। और प्रोटॉन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है। आप इतना बेसिक थ्योरम जानते हैं कि अगर हम इस एटम को बाहर से कहीं एनर्जी दें या किसी भी सब्सटेंस को अगर हम एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट है क्या भाई, एक्साइटेड स्टेट कुछ और नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन उछल करके किसी और ऑर्बिट में चला जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ये हुआ क्यों, ये बेसिक फिनोमिना हुआ क्यों भाई? गलती आपकी है। सर कैसे गलती आपकी है? भाई एक न्यूट्रल एटम था, वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, बिल्कुल आज़ाद था, मस्त मौला, बिल्कुल मस्त घूम रहा था। आपने गलती ये कर दिया, उसको हीट दे दिया। तो हीट क्या है, थर्मो में आप पढ़ते हैं, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई हीट कुछ और नहीं है, वो आप एनर्जी ही दे रहे हो। तो अगर हम हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी दे रहे हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम एनर्जी पाता है तो 100% श्योर है कि उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं। एक्साइट का मीन्स क्या है, एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उछल करके दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो आपको पता है कि अगर हमारे एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला जाए या थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एक ऑर्बिट से उछल करके दूसरे ऑर्बिट में। बट चार्ज के सेंस में आप ऐसे समझो कि अगर कोई एटम ए है और यहाँ से हमने हीट दिया, इसको हमने हीट दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएगा ना, उड़ करके बाहर आ जाएगा भाई, निकल करके बाहर आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने पे क्या कंटेन हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेगा। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेटा कि हीटिंग से कैसे चार्ज कर सकते हैं।
आप किसी मेटल को लो, हीट दो, वर्क करो, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी पाने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने का सेंस यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूविंग ही क्या है, या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। ठीक, बेसिक साइंस। तो अब इसके बाद और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हीटिंग का सेंस समझ गए होंगे। चलिए वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क का, सर वर्क के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, समझना। आप एक मेटेलिक बॉडी लो, ये मैंने प्लेट ले लिया, कोई मेटेलिक प्लेट ले लिया। अब इसको हम हीट नहीं दे रहे हैं बल्कि वर्क कर रहे हैं। कहोगे सर कैसे वर्क कर रहे हैं। एक हथौड़ा लो, हैमर लो, हैमर, हथौड़े को इस धात्विक प्लेट पे पटको, मतलब एक प्लेट रख लो और उस पर हथौड़े से खूब वार करो, 5 बार 10 बार वार करो, तो आप देखते हो ये प्लेट हीट हो जाएगी। भाई सब जानते हो, एक मेटेलिक प्लेट पे 10 बार हथौड़ा मारो तो गर्म हो जाता है प्लेट, और फिर ये जब हीट हो गया तो हीट के बाद तो कॉन्सेप्ट जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो आप मैकेनिकल वर्क करके, साधारणतः वर्क करके या हीट दे करके भी किसी बॉडी को चार्ज बना सकते हैं। ठीक, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चलता हूँ, थ्रू इंडक्शन। तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सबसे स्पेसिफिक है और आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, थ्रू इंडक्शन बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये तीनों बातें क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट है थ्रू हीटिंग, हीट प्लस वर्क। भाई वर्क करके भी हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, हीट करके भी, और तीसरा हम करते हैं थ्रू इंडक्शन। थ्रू इंडक्शन, ये इंडक्शन भी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। 2 मिनट यहाँ पे टाइम लूँगा। व्हाट इज़ इंडक्शन? इंडक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ क्रिएटिंग टेम्पररीली चार्ज। इंडक्शन कुछ और नहीं है, आगे हम इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे कैपेसिटर चैप्टर में, आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट ओपन कर दूंगा, बट अभी के लिए आप सुन लो। इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर हम टेम्पररी चार्ज को क्रिएट करते हैं। मतलब ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे हम टेम्परेरी चार्ज को क्रिएट कर देते हैं, या फिर टेम्पररी चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। ये प्रोसेस है। इंडक्शन इज द फिनोमिना विच वी क्रिएट टेम्परेरी चार्ज बिटवीन टू सब्सटेंस। क्लियरली, ठीक। टेम्परेरी चार्ज, टेम्परेरी का चार्ज आप समझते हो कि इट हैज़ नो परमानेंट चार्ज। भाई टेम्परेरी का सिंपल सा मतलब है कि ये परमानेंट चार्ज नहीं होगा, कुछ क्षण के लिए होगा, कुछ देर के लिए होगा। तो इंडक्शन यही प्रोसेस है। अब कहोगे सर फिर इंडक्शन प्रोसेस है क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना ताकि कॉन्सेप्ट खुल जाए। तो चलिए अब उस इंडक्शन प्रोसेस को समझाते हैं। व्हाट इज इंडक्शन? क्लियरली कह दिया, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ क्रिएटिंग टेम्परेरी चार्ज। बेसिक एकदम क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इंडक्शन का प्रोसेस बेटा बहुत आसान है, इंडक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। ये क्या है प्रोसेस, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। आप ऐसे समझो, इंडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं, अगर कोई सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस है, ये कोई मेटेलिक वायर हो, कोई इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, प्लेट हो, कुछ भी हो। मैंने कहा कोई एक ये सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस पहले से कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज। बस समझ लो बेटा, कॉन्सेप्ट को फील कर लो, एक ही एग्जांपल बहुत सफिशिएंट है। कोई एक सब्सटेंस है जो कि पहले से, उसके अंदर पहले से पॉजिटिव चार्ज कंटेन है। अगर हम इसके बगल में एक हम रॉड रख दें या कोई अनदर मेटेलिक प्लेट रख दें, कोई भी मेटेलिक प्लेट अगर हम रख दें तो पता है यहाँ पे होगा क्या। ये वो फिनोमिना है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट इन द सेंस चिपकाना नहीं है, कांटेक्ट का इन द सेंस चिपकाना नहीं है, बस ये समझो कि जब ये दो मटेरियल, ये दो सब्सटेंस कुछ आसपास आएंगे तो इस पॉजिटिव इफेक्ट के वजह से, ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक टेम्परेरी निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये देखो मैंने निगेटिव चार्ज बना दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। कोई भी सब्सटेंस ए है, अगर ये पॉजिटिव कंटेन करता है और इसके सामने वाले मेटेलिक बॉडी पर अगर अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है, इस फिनोमिना को ही बेटा कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। और ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है ना, माइनस माइनस माइनस, इसी को कहते हैं टेम्परेरी चार्ज, क्योंकि ये बॉडी अपने ऊपर कोई चार्ज लिया नहीं था, बस कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इसके ऊपर टेम्परेरी चार्ज क्रिएट हो गया। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन प्रोसेस। और आप कहोगे सर अगर ये टेम्परेरी है तो थोड़ा और डिफाइन करिए ना, बताएं इसका मतलब क्या है। स्टार्ट में इसका कोई चार्ज नहीं था ना, जब ये कांटेक्ट में आया तब निगेटिव चार्ज हुआ, इसको उठा करके फिर दूर कर दो,
इस बॉडी को उठा करके फिर दूर कर दो, ये जो सब्सटेंस भी है इसको उठा करके और दूर कर दो, अब देखोगे तो इट हैज़ जीरो चार्ज, इट हैज़ जीरो चार्ज। तो इसी को कहते हैं टेम्परेरी चार्ज। एक एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल, मान लो मैंने ये कोई प्लास्टिक रॉड लिया, सपोज दिस इज़ प्लास्टिक रॉड, और ये प्लास्टिक रॉड मैंने कंटेन कर दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने प्लास्टिक रॉड लिया, इट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस प्लास्टिक रॉड को हम कोई ग्लास रॉड, बस एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, मान लो ये कोई ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, अगर हम इस ग्लास रॉड को इसके कांटेक्ट में ले आएंगे तो पॉजिटिव की वजह से इसके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, सम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, थ्रू इंडक्शन प्रोसेस इट हैज़ टेम्परेरी चार्ज, इट हैज़ टेम्परेरी चार्ज। क्लियरली, आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही है इंडक्शन प्रोसेस, मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अगर ये मेरा एक हाथ पॉजिटिव चार्ज है और इस दूसरे हाथ को पास ले आऊँगा तो ये पॉजिटिव की वजह से निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इट प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। और 100% श्योर बेटा यही आपका इंडक्शन प्रोसेस है, इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो एग्जिस्ट करता हो फिजिक्स में। इंडक्शन का मतलब ही होता है टेम्परेरी चार्ज का क्रिएट होना, और स्पष्टली जो चार्ज कंटेन किया है उसका अपोजिट क्रिएट हो जाएगा, जो चार्ज उसके पास है उसका अपोजिट क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव कंटेन करता है तो इसके कांटेक्ट में कैसा चार्ज क्रिएट होगा, इंडक्शन के थ्रू निगेटिव क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई सब्सटेंस निगेटिव चार्ज रखा है तो इसको जब कांटेक्ट में ले आएंगे कोई दूसरा सब्सटेंस तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इट विल कंटेन इंडक्शन चार्ज, इट विल कंटेन टेम्परेरी चार्ज। दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑल्सो इंडक्शन। यही फिनोमिना है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। अब हम चलते हैं कुछ पुरानी कहानियों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कुछ एग्जाम्पल, उसी पर हम आज आगे बात करने वाले हैं। तो ये मेरा बेसिक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कल मैंने आपको रीड करवाया था कि एक आपके साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स डुफे। कहानी को रीड करता हूँ भाई। थेल्स ऑफ मिलेटस ने एम्बर को वुल के साथ रब किया था और इन्होंने बता दिया था कि चार्ज क्रिएट होता है कैसे, मतलब बस वो रब प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ गई थी। ये मिलेटस ने किया था, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स डुफे। चार्ल्स डुफे इन्होंने क्या किया था, मोर देन वन और मोर देन सब्सटेंस पे इन्होंने क्या क्रिएट किया था, प्रैक्टिकल किया था। और इन्होंने एक लिस्ट तैयार किया था, उसी लिस्ट को हम रीड करने वाले हैं जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, कैसे इन्होंने चार्ज की डिस्कवरी किया एज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इनके बेसिक थीम को पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि अगर हम ग्लास रॉड को, चलिए ध्यान से समझिएगा, इनका एक्सपेरिमेंट मैं क्लियर करता हूँ और लिखूंगा भी। इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर हम कोई ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड ये है फॉर एग्जांपल ग्लास रॉड, ठीक, ग्लास रॉड, और इसको हमने सिल्क के साथ रब किया, सिल्क रब किया, इन दोनों को आपस में रब किया। अब ये रब किए तो इनको दिखाई क्या दिया, जरा समझना। थ्रू रबिंग प्रोसेस हमें अभी ये नहीं पता है कि ग्लास पॉजिटिव कंटेन करेगा कि निगेटिव कंटेन करेगा, हमें अभी पता नहीं है। तो इन्होंने ग्लास रॉड लिया, आपस में रब किया, अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। भाई याद करो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कंसेप्ट को बहुत बारीकी से फील करना। इन्होंने ग्लास रॉड लिया और सिल्क के साथ रब किया, तो इनको अभी नहीं पता था कि ये पॉजिटिव कंटेन करेगा कि निगेटिव कंटेन करेगा, इनको नहीं पता था। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये कुछ ना कुछ चार्ज हो गया होगा और सिल्क भी हमारा कुछ ना कुछ चार्ज हो गया होगा, ठीक, कुछ ना कुछ सिल्क चार्ज हो गया होगा। अब इन्होंने अगेन एक बार और ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड, और इसको फिर से किसके साथ रब किया, सिल्क के साथ। तो जब इन्होंने रब किया तो फिर से ग्लास उसी तरह चार्ज हो जाएगी जैसा कि मैंने लिखा है, ये फिर से चार्ज हो गया और सिल्क फिर से चार्ज हो गया, सिल्क। अब यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकल ये किया कि जब हम ग्लास को ग्लास के पास ले जाते थे, मतलब यही ग्लास रॉड को इस ग्लास रॉड के पास, तो ये रिपल्सन करते थे। जब यही ग्लास रॉड इसी ग्लास रॉड के कांटेक्ट में ले आया गया तो ये रिपल्सन करते थे अपने आप। तो एक बात समझो, अगर ये दो रॉड आपस में रिपल्सन कर रहे हैं तो इससे ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि इन दोनों पे जो भी चार्ज रहेगा सेम चार्ज रहेगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को फील किए हैं, सेम चार्ज ऑलवेज रिपल, सेम चार्ज ऑलवेज रिपल, भाई ऑलवेज रिपल।
रिपल्सन होता है सेम चार्ज के बीच। तो यहाँ से ये थीम क्लियर हो गया कि अगर ये पॉजिटिव रहा होगा तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव हुआ होगा तो ये भी निगेटिव। तो ये प्रैक्टिकल के थ्रू इन्होंने बताया कि चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, और उसी तरह से सेम एज इट इज़ जब इस सिल्क के साथ कॉन्टैक्ट में ले आया गया तो ये भी आपस में रिपल्सन करने लगे, ये भी आपस में रिपल्सन। इससे ये बात प्रूव होता है कि ग्लास को सिल्क के साथ जब रब करोगे तो कुछ ना कुछ चार्ज ये कंटेन कर लिया ग्लास रॉड, और कुछ ना कुछ चार्ज कंटेन कर लिया सिल्क रॉड। और अगेन इन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ फिर से रब किया तो इनको फिर क्या दिखाई दिया कि जब ये ग्लास रॉड ग्लास के साथ कांटेक्ट में आता है तो रिपल्सन होता है, और जब ये सिल्क इसके साथ आता है तो रिपल्सन होता है। यहीं से तीसरा और एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने और किया कि अगर हम अब इन चार्ज रॉड को ग्लास को सिल्क के साथ कांटेक्ट में ले आएं, अगर हम ये थर्ड एक्सपेरिमेंट अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ कांटेक्ट में ले आएं तो रगड़ने के बाद, रब करने के बाद ये आपस में अट्रैक्ट हो गए, ये आपस में अट्रैक्ट होकर चिपक गए। तो इससे ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम नेचर के चार्ज रिपल करते हैं। ये इनका पहला एग्जाम्पल था। अब चलते हैं इनके दूसरे एग्जाम्पल पे अब चलते हैं। बेटा बहुत एग्जैक्टली आपको समझा रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट कहीं छूटे ना, कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपको डाउट न रह जाए, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक डीप में पढ़ाऊँगा। अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि प्लास्टिक रॉड को, अब इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक रॉड को वुल के साथ रब किया। प्लास्टिक, अब इन्होंने क्या लिया, प्लास्टिक, ठीक, प्लास्टिक को इन्होंने किसके साथ, वुल के साथ लिया। अब जरा समझना, पहले इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा। फॉर एग्जांपल समझ लो ये था प्लास्टिक, ये मान लो प्लास्टिक है, पी फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक को जब वुल के साथ रब किया, वुल कपड़ा बना देता हूँ, ठीक, ये फॉर एग्जांपल ये कोई कपड़ा है, ठीक, कपड़ा है। तो जब प्लास्टिक को वुल के साथ रब किया तो इन्होंने साइड में रख दिया। अब ये प्लास्टिक कुछ ना कुछ चार्ज कंटेन किया होगा, और ये वुल भी कुछ ना कुछ चार्ज कंटेन कर, क्योंकि रब कर दिया ना, तो रब करने के बाद ये चार्ज हो गया। अब अगेन इन्होंने फिर से एक प्लास्टिक रॉड लिया और इस प्लास्टिक रॉड को किसके साथ रब किया, वुल के साथ। फिर इन्होंने प्रैक्टिकल किया, जब प्लास्टिक को रब करने के बाद आपस में कांटेक्ट में ले आए, प्लास्टिक को कांटेक्ट में ले आए तो ये फिर से रिपल्सन किया, और ये वुल आपस में फिर से रिपल्सन किया। मतलब यहाँ से फिर एक बार इनको सेम प्रैक्टिकल दिखाई दिया कि वुल और वुल के ऊपर सेम नेचर का चार्ज है, यहाँ पर सेम नेचर का चार्ज है, जिसके वजह से वुल को रिपल कर रहा है और प्लास्टिक को रिपल कर रहा है। तो यहाँ से ये बात तो 100% श्योर क्लियर हो गया कि सेम चार्ज ऑलवेज रिपल, ठीक है। और जैसे इन्होंने प्लास्टिक को वुल के साथ अगेन कांटेक्ट में लाया, प्लास्टिक को वुल के साथ अगेन थर्ड एक्सपेरिमेंट कांटेक्ट में ले आया, तो इस थर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात क्लियर हो गया कि ये आपस में फिर से अट्रैक्ट कर गए और अट्रैक्ट करके ये चिपक गए आपस में। तो जब ये आपस में चिपक गए तो इससे ये बात क्लियर होता है कि अपोजिट नेचर का चार्ज जो भी क्रिएट हुआ होगा ये अट्रैक्शन करता है। अब जरा यहाँ पर मैं ठहराव लेता हूँ। इन्होंने ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल किए जहाँ से यही चीज़ें निकल के आई, तो अब जरा मेरी बातों को सुनना। इन ढेर सारे एग्जाम्पल से इन्होंने एक लिस्ट तैयार किया, और अब जरा समझना, आपको दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि रब करने पर कुछ ना कुछ सेम प्लास्टिक पर चार्ज आता है, जरा समझना, प्लास्टिक पे चार्ज आता है और वुल के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आता है। और लिखता हूँ, इसके पहले हमने क्या किया था, ग्लास रॉड पे कुछ ना कुछ चार्ज आता है और सिल्क के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। ये आप याद रखिएगा, P से प्लास्टिक, W से उल, G से ग्लास, S से सिल्क। तो अगेन इन्होंने और एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब और आगे का एक एक्सपेरिमेंट देख लो, आपको बिल्कुल लास्ट ये कंसेप्ट खत्म होने वाला है, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। इन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट कर लिया कि जब हम प्लास्टिक को सिल्क के साथ या फिर प्लास्टिक को किसके साथ, ग्लास के साथ कांटेक्ट में ले आते हैं, रगड़ने के बाद, रब करने के बाद जब हम प्लास्टिक को ग्लास के साथ कांटेक्ट में ले आते हैं, ये अगेन अट्रैक्ट हो गया। यहाँ से अब ये 100% श्योर हो जाता है कि अगर हमारा प्लास्टिक ग्लास को अट्रैक्ट कर लेता है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि
ये जो प्लास्टिक है इट विल कंटेन निगेटिव चार्ज, इन्होंने एज्यूम कर लिया, और ग्लास विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। एग्जैक्टली अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि ये निगेटिव, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा, ज़रा फील करो कॉन्सेप्ट को, प्लास्टिक प्लास्टिक को रिपल करता है समझ आता है, वुल वुल को रिपल करता है समझ आता है, लेकिन प्लास्टिक ग्लास को कैसे अट्रैक्ट कर लिया भाई? क्योंकि ग्लास भी तो ग्लास को रिपल करता है, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, ग्लास भी तो ग्लास को रिपल करता है, ग्लास भी तो ग्लास को रिपल करता है। अभी मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट वही तो पढ़ाया था, लेकिन ये तीसरा एक्सपेरिमेंट इनका क्या कह दिया, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन इनका क्या कह दिया कि अगर प्लास्टिक ग्लास को अट्रैक्ट कर ले रहा है तो यहाँ से ये तो 100% श्योर क्लियर हो गया कि इन दोनों के बीच अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हैं, इन दोनों के बीच अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हैं, और यहाँ से ये क्लियर होता है। तब इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि अगर हम प्लास्टिक को निगेटिव चार्ज में रख दें और ग्लास को पॉजिटिव चार्ज में, तो हम ये ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ ग्लास आपने लिया था वो ग्लास पार्टिकल पॉजिटिव हो गया, और जहाँ जहाँ प्लास्टिक लिया था वो निगेटिव हो गया। ठीक है, ये बातें क्लियर। तो अगर हमारा प्लास्टिक निगेटिव है, अगर हमारा प्लास्टिक निगेटिव है तो वुल हमारा कैसा हुआ होगा? पॉजिटिव हुआ होगा। ठीक है, तभी तो ये आपस में एक्सपेरिमेंट हुए थे, याद करो। और अगर हमारा ग्लास कैसा है? ग्लास हमारा पॉजिटिव है, अगर हमारा ये ग्लास पॉजिटिव है तो सिल्क क्या हो गया होगा? निगेटिव। ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने एज अ रिजल्ट एज्यूम किया। देखो ये सच्चाई नहीं है, लेकिन जैसा उनका एक्सपेरिमेंट कहता है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट आज के वास्तविकता की दुनिया में सत्य हैं, बिल्कुल सच हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बनाया था, और यही मैं कह रहा था कि सोचो चार्ल्स डुफे उस टाइम में, जिस दौर में चार्ज का कोई नामो निशान नहीं था, उस दौर में उन्होंने इतना रिपल्सन, इतना प्रोसेस किया, ऑब्जर्वेशन किया, और अपने मन से ऑब्जर्व के थ्रू बता दिया कि प्लास्टिक को आप माइनस एज्यूम कर लो और ग्लास को पॉजिटिव एज्यूम कर लो। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था एज्यूम करके, लेकिन बाद में पता चला कि इनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था। तो वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट अब मैं आपको नोट करवाने जा रहा हूं, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। जी से ग्लास रॉड, ये इनका लिस्ट था, मैं लिख दे रहा हूं। ग्लास रॉड एंड कैट स्किन, कैट स्किन, कैट स्किन, इसको हम फ्लैनेल भी कहते हैं। वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ कहो या फिर वुलन, ठीक है ना, वुलन क्लॉथ एंड वुलन कॉर्पेट, इसी को हम कह सकते हैं वुलन कॉर्पेट। ये 4 एग्जाम्पल जब इन्होंने अपने में लिया था, तो ये 4 एग्जाम्पल जो एज्यूम किया था चार्ल्स डुफे ने, इन्होंने कहा था कि ये कंटेन करता है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। ये उनका एजम्पशन था बेटा, ये उनका एजम्पशन था, ये लिस्ट उनकी थी। और अब दूसरे तरफ की लिस्ट मैं लिखने जा रहा हूँ। सिल्क एबोनाइट, सिल्क एबोनाइट, ठीक, सिल्क एबोनाइट एंड एम्बर और प्लास्टिक, एम्बर, एम्बर और प्लास्टिक, प्लास्टिक, ये सब के सब एग्जाम्पल क्या कंटेन करते हैं? निगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। ये बेटा इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन माना था, ये उनका सेल्फ का ऑब्जर्वेशन था। यही लिस्ट मैं कह रहा था, यही लिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानकारी के लिए बहुत बड़ी बात है बेटा, जितना मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो इन्होंने चार्ल्स डुफे ने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट को सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉपी कर लिया था। और कॉपी करके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बस इतना बोल दिया कि जो हमारा चार्ज होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव में बटा होता है। तभी मैंने लिखवाया था कि टाइप ऑफ चार्ज किसने बताया था, टाइप ऑफ चार्ज किसने बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बस कुछ नहीं किया था, इनके एक्सपेरिमेंट को कॉपी किया था। तो एक तरफ कह दिया था कि चार्ज हमारा पॉजिटिव कंटेन करता है, और एक कह दिया था निगेटिव कंटेन करता है। यही इनका कॉन्सेप्ट था और यही इनका पूरा एग्जाम्पल था। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा मैंने प्रोसेस आपको एग्जैक्टली क्लियर कर दिया। और अब देखिए ये इतना एग्जाम्पल आपके बेसिक तौर के लिए बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। और दूसरी चीज़, आप सभी जान रहे हैं कि आप हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं,
रहे हैं, मीन्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में एक सुविधा होती है कि हम वीडियो को बैक करके पॉज करके बार बार देख सकते हैं। जैसे हो सकता है कि मैं भी कुछ बच्चों को क्या पता डाउट हुआ हो, मतलब मुझे पूरा भरोसा है डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो थोड़ा मोड़ा आपको डाउट है, ट्रस्ट करो मेरे डियर बच्चों, आप बस वीडियो को बैक करके 2 बार बस देख लेना, आपको एग्जाम्पल खुद न रट जाए तो कहना, क्योंकि ये बात ऑलवेज याद रखना, मेरे कॉन्सेप्ट की ये सबसे बड़ी खूबी है। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो अगला लेक्चर आपको कभी समझ में नहीं आने वाला है। ये हर एक टीचर का एक सत्य होता है। मैं भी आपको फिजिक्स उसी लिंक में पढ़ाने वाला हूँ जहाँ पे लिंक बने होंगे, तो कल का पहले वीडियो देखो, उसको एकदम रट लो, उसको तैयार कर लो, एकदम कंठस्थ कर लो, और तब आप दूसरे लेक्चर पर कदम रखो, आपको खुद चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत कोरिलेट करके पढ़ाता हूँ। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट में कुछ बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लूँगा। तो हमारा जो चार्ज की मेन प्रॉपर्टी होती है, जो कि मैंने लिखा था एडिटिविटी प्रॉपर्टी, दूसरा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, और तीसरा डियर स्टूडेंट्स क्वांटिजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्वांटिजेशन, ठीक, क्वांटिजेशन। बेटा ये 3 प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करके एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, जहां पे मैं प्रायोरिटी दूंगा किसको, क्वांटिजेशन को। क्वांटिजेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा, और बेस्ट वेल मेथड से इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। बाकी तो ये दोनों बहुत आसान है, आपको शब्द से क्लियर हो जाएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। क्वांटिजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो ये आपके लिए बेसिक है, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि मेन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। ये क्या है भाई, दिस इज मेन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दिस इज मेन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये मेन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। तो हम बेसिक क्या डिस्कस करने वाले थे, एक बेसिक पॉइंट मैं बच्चों आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं इसीलिए मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप सब कंडक्टर के बारे में जानते होंगे, मैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोलने वाला हूं, आप इसको सेल्फ भी रीड कर सकते हो। कंडक्टर क्या है, व्हाट इज़ कंडक्टर, वेयर करंट कैन फ्लो इजीली। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो करंट तभी फ्लो करता है, या इसकी डेफिनेशन कहती है वेयर करंट कैन फ्लो ईजिली, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक की वर्ड बताता हूँ बेटा, करंट भी तभी फ्लो कर पाती है, जो कि कंडक्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कंडक्टर की यही सबसे बड़ी बात है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए तो करंट फ्लो कर पाता है। ये सब कॉन्सेप्ट आगे आएंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, बट बेसिक बस डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा। कंडक्टर उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जहाँ पे करंट फ्लो कर सके, तो या तो इस डेफिनेशन से कहो तो सही है, या तो आप ये भी कह दो कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा एटम जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में कंटेन करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर वो कंटेन करता है, तो हम कह सकते हैं दैट इज़ कंडक्टर। तो यहीं से डेफिनेशन क्रिएट होती है कि सर व्हाट इज़ इंसुलेटर, मार्कर गिर रहा है, इंसुलेटर, व्हाट इज़ इंसुलेटर, जिसको आप नॉन कंडक्टर भी कहते हैं, इंसुलेटर का मतलब नॉन कंडक्टर। तो इंसुलेटर क्या है, हियर करंट नेवर फ्लो, या फिर हियर करंट कैन नॉट फ्लो इजिली, ठीक, करंट कैन नॉट फ्लो ईजिली, या फिर ये कह दो फ्लो ही नहीं कर पाता है। बट कंडीशन दूसरी है, एक स्पेशल स्टेज आती है जहाँ पे हम अगर चाह लें तो इंसुलेटर में भी करंट फ्लो करवा सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक केस होता है, बट हमें उस लेवल पे अभी नहीं जाना है। जब आपकी एनसीईआरटी खत्म होगी तो लास्ट में एक चैप्टर आता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, उन सब चैप्टर में इंसुलेटर के बारे में यही हम बात करेंगे, बट अभी हम जनरल स्टडी कर रहे हैं, जेन्युइन स्टडी। तो इंसुलेटर का दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए ही नहीं जाते हैं, यही तो सबसे बड़ी खूबी है। और इसी के वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंस होने की वजह से ये इसका इंसुलेटर कहलाता है, इसीलिए इसको इंसुलेटर कहते हैं।
क्यों ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, अभी कॉन्सेप्ट इसमें बचा हुआ है, तभी तो मैं ये टॉपिक ओपन किया हूँ। क्योंकि विदाउट टॉपिक मैं कोई ऐसे बेसिक टॉपिक नहीं उठाता हूँ जब तक कुछ में कॉन्सेप्ट न छुपे हों, जब तक उसमें कुछ बारीकियाँ न छुपी हों। तो कंडक्टर तक तो बात ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सही है, इंसुलेटर की भी बातें सही है, करंट कैन नॉट फ्लो इजीली और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप ये कह रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे ये डाउट रखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाते उसमें। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, तो ये उनका गलत मिथ है। चलिए आइए हम इस मिथ को क्लियर करते हैं। जैसा कि आप बेसिक एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं, ये कोई एटम है और एटम के सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस। ध्यान से समझिएगा, यही से मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने वाला हूँ। सेंटर में होता है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन करता है, और आपको पता है न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ज़रा सुनना, यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व करते हैं, किसके चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब कॉन्सेप्ट को फील करना मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न पाए जाते हों। मतलब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। इन 118 एलिमेंट सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। हाँ, वो अलग चीज़ें कहीं कहीं जीरो हो जाता है, बट मैं जेन्युइन क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन सर ये कंडक्टर और इंसुलेटर से आपका क्या मतलब है जो इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं? अब मेरी बात को समझना, यहाँ से आप फील कर लोगे। भाई मेटैलिक का ये सबसे बड़ी खूबी होती है, कंडक्टर बॉडी की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, उनके पास जब कॉल करो वो कहेंगे चलो यार घूम लेते हैं। आपके पास एक दो दोस्त ऐसे होते हैं ना, फ्री वाले, नल्ले जिसको कहते हो, तो वो दोस्त कैसे होते हैं, फ़ोन करो अरे हाँ यार चलो घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, तो जैसे फ़ोन करोगे फ्री हैं, वो एकदम फ्री है ना, तो तुम्हारे फ़ोन का तो इंतज़ार कर रहे थे वो, इसीलिए वो घूमने निकल गए। तो अब ज़रा समझना, अगर कोई एटम ऐसा है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि आज़ाद है, उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दो और ये निकल करके बाहर चला आए। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो आज़ादी से बाहर घूम सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब है ना, बस फ़ोन करो वो आपके फ़ोन पे पहुंच आएंगे। तो इसका सेंस फिजिक्स में क्या है कि अगर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटैलिक बॉडी में, कंडक्टर बॉडी में पाए जाते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी दे दो, थोड़ी सी एनर्जी, बहुत थोड़ी सी, ये ऑटोमेटिकली रिमूव होकर के बाहर आ जाएंगे अगर इनको आप लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हो। तो इसीलिए इनका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और मेटैलिक बॉडी में, मेटल में, जिसको कंडक्टर कहते हो, कंडक्टर के मेटैलिक बॉडी में या मेटल में ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कूट कूट के भरे होते हैं। कूट कूट के मतलब एकदम ठूस ठूस के भरे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबी होती है कंडक्टर की। तो कंडक्टर की यही सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा वर्क कर दो, एक ठो मेटल लो, उसके ऊपर जोर से एक बार हथौड़ा मार दो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यही मेरा सेंस है, थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे तो बाहर आ जाएगा। अब बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट सुनना। तो सर इंसुलेटर का क्या मतलब था? यही कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ जो इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ। इंसुलेटर की सबसे बड़ी खूबी होती है, यहाँ पर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं। चलिए अब इसको हटाता हूँ, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। इंसुलेटर के भी केस में यहाँ पर प्रोटॉन तो सेंटर में होते हैं, न्यूट्रॉन तो सेंटर में होते हैं, लेकिन ये जो बाहर के प्लेस है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये फ्री नहीं हैं। यही चीज़ मैं लिखा हूँ, इलेक्ट्रॉन तो सब में पाए जाते हैं, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉन तो सब में पाए जाते हैं, लेकिन क्या ये फ्री हैं? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इंसुलेटर ऐसे पर्सन होते हैं जिनके माता पिता उनके ऊपर बहुत दबाव डाले रहते हैं, बहुत बांध के रखते हैं। जैसे सर जी, अब इंसुलेटर पर्सन है, आप फ़ोन किए, हेलो हाँ इंसुलेटर चलो घूम लेते हैं, तो अब उनके माता पिता जी 5 ठो क्वेश्चन दाग देंगे। ये बताओ क्या करने जा रहे हो, क्या काम है, कैसा दोस्त है,
क्या नाम है दोस्त का, कौन से काम से जा रहे हो, ज़रूरी है जाना, तो आपको इतना क्वेश्चन मार्क कर देंगे कि आप जाओगे ही नहीं। सर आप समझाना क्या चाहते हैं? मैं समझाना ये चाहता हूँ, इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट ये फ्री नहीं हैं, ये फ्री नहीं हैं क्योंकि इनके पिताजी इनको बांध करके रखे हैं। तो फिजिक्स में इनका पिताजी कौन है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बांध के रखा है। मतलब इंसुलेटर के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हैं बल्कि इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना बांध के रखा है, इतना बाउंड करके रखा है कि ये फ्री नहीं हैं भाई, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्यों बाउंड हैं? क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने का क्या मतलब है? यहाँ पे इनके माता पिताजी बैठे हैं, इनके माता पिताजी बैठे हैं जो कि क्या हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को इतना बांध करके रखे हैं कि ये फ्री नहीं हैं। तो यहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर तुम चाहते हो कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन निकलें, अगर आप जिद पे ही अड़े हो कि नहीं हमको ये भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो यही एक एक्सेप्शन केस है, यही एक अपवाद केस है कि इंसुलेटर में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो ये इतना क्लोज फोर्स से बंधे हुए हैं, इतना अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं कि इनके लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। 100 झूठ का मतलब क्या है? जब माता पिताजी से आपको आज़ादी चाहती है तो आपको 50 ठो बहाना पहले से तैयार करना पड़ता है कि जब आप 100 ठो बहाना तैयार किए रहोगे तब वो आपको जाने देंगे कि पापा ये काम है, पापा वो काम है, दोस्त का ये हुआ है, वो हुआ है, पढ़ने के काम से जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल बनाने जा रहा हूँ, और बाद में पता चलता है कि बच्चा घूमने जा रहा है। तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो हमारे 100 झूठ का मतलब क्या है? हमारे 100 झूठ का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एनर्जी बहुत देना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट था कंडक्टर नॉन कंडक्टर इंसुलेटर का। आई होप मेरा यहाँ पर प्यारा सा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है और इस कॉन्सेप्ट को आप फील कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो इस चीज़ को आपको बिलीव करो कि बहुत बेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूँ। आपको ये भरोसा रखना होगा कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो आपके लिए बहुत एफर्ट कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। कॉन्सेप्ट आपको एक भी कॉन्सेप्ट ऐसे मैं नहीं दूंगा जहाँ पे आपको ये लगे कि मैं रट रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे आपको ये फील हो कि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि रटंत विद्या पढ़ रहा हूँ। ये मेरे टॉपिक में कभी ऐसा नहीं होगा। मैं पूरा यही कोशिश करूँगा कि इतना टॉपिक को बांधूँ, इतना टॉपिक को लिंक करूं कि आपको फिजिक्स के एक एक शब्द क्लियर हो जाएं, एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए, क्योंकि थियरी क्लियर तभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, यहीं पर स्टॉप करता हूं, अपने शब्दों को पूर्ण विराम कर देता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। फाइनली कहता हूं, कंडक्टर और इंसुलेटर का इतना हार्ड और इतना कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा जो इतना डिटेल्ड वे में बताए। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट कंटेंट पर। थैंक यू।